ओके, सो इन सेमीकंडक्टर्स हमने लास्ट टाइम लॉजिक गेट्स को स्टडी कर लिया है, ठीक है। बट वो आपके एनसीईआरटी के अंदर लास्ट पार्ट है, बट स्टिल हमने उससे थोड़ा सा पहले ले लिया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स जो है वो क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या प्रॉपर्टीज हैं, हाउ डू दे डू बिहेव अंडर सर्टेन टेम्परेचर, इन सभी चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी स्टडी किया है कि हाइड्रोजन एटम का एक लाइक जो ऑर्बिट्स होती हैं, उन ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग उनकी सर्टेन क्या रहती हैं, एनर्जी लेवल्स रहते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसी चीज को यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि दैट वी हैव सर्टेन ऑर्बिट्स। आप यहाँ पे देखिए ऑर्बिट्स आपको शो की गई हैं, एंड हर एक ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है वो क्या रहता है, डिफरेंट होता है, राइट। So in an atom, electrons revolve in different orbit around nucleus, and in an isolated atom, the valence electrons can exist only in one of the allowed orbitals, each of the sharply defined energy called energy levels, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि पर्टिकुलरली डिफाइंड होती है, जैसे कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये डिफाइंड है, राइट। किसकी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई बता पाएगा, काव्या। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि एक एनर्जी बैंड्स की अगर हम बात करें तो सिंगल एटम का आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3s से 3p एक एनर्जी लेवल शो किया गया है, ठीक है। सो वी कैन से हियर हाउ एन एटम इन अ सॉलिड इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरिंग एटम्स। तो देखिए एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड्स जो है वो, सपोज आपके पड़ोसी में कौन रहता है, आपके आसपास में कैसा एनवायरनमेंट है, इस बात पे भी एनर्जी लेवल डिपेंड करता है, यस और नो। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एटम्स के साथ भी यही चीज होती है कि उसके आसपास में कौन से एटम्स है उसके बाद उस पर डिपेंड करता है एनर्जी लेवल्स। So here in a crystal of n atoms, each energy level is an influence of all the atoms and so splits into n close sublevels, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 atoms in close proximity, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी लेवल्स शो किए गए हैं, आप देख सकते हो 3s और 3p के, राइट। एंड अगर हम एनर्जी बैंड्स की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हो 1s इलेक्ट्रॉन स्टेट और ये है 2s इलेक्ट्रॉन स्टेट, ठीक है। तो आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस को जितना क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे आपको ये दिख पाएगा कि यहाँ पर एनर्जी बैंड जो है, देखिए जैसे 1s इलेक्ट्रॉन है तो 1s इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर आप उसका एनर्जी बैंड देखें तो देर आर 12 स्टेट्स, एंड यहाँ पर आप 2s इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड देख रहे हैं तो वहां पर भी क्या आ रहा है, 12 स्टेट्स आ रहे हैं एनर्जीज के, राइट। अब यहाँ पर इसे माइक्रो लेवल पे अगर आप एनालिसिस करें तो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर ये S है और ये P स्टेट है, जिसमें यहाँ पर आपके पास में जो एनर्जी का लेवल बन रहा है, ये एनर्जी गैप जो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर एक वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल बन रहा है, यहाँ पर एक कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल बन रहा है, और एक एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, ठीक है। एंड बैंड्स आर बेसिकली व्हाट, सो दे आर कंपोज्ड ऑफ क्लोजली स्पेस्ड ऑर्बिटल्स। क्या कहेंगे इसे, कि बैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ क्लोजली स्पेस्ड ऑर्बिटल्स। अब इस चीज को जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊं तो ये एनर्जी लेवल अलग है, ये मान लो वैलेंस बैंड का है और ये कंडक्शन बैंड का है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो हम एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है वो समझिए। तो देखिए देयर आर टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। तो दिस इज योर वैलेंस बैंड जिसमें क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी
एंड हाईएस्ट एनर्जी बैंड जिसे हम कह रहे हैं, एंड द इट कंटेन्स electrons as well. And the next higher band to valence band is called conduction band. तो valence band के ऊपर just higher अगर energy band है तो कौन सा band है? conduction band है. Clear है यहाँ तक? अब आप यहाँ पर एक चीज समझिए कि यहाँ पर हमने जो वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं और कंडक्शन बैंड या इनर बैंड्स, तो आप सबसे बॉटम की अगर हम देखें तो इनर बैंड्स है, ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, मतलब यहाँ पर कोई ट्रांजिशन होना पॉसिबल नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन्स का। जबकि यहाँ पर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या होता है कि वैलेंस बैंड जो है इधर इट इज फुल्ली और पार्शियली फिल्ड होता है। वैलेंस बैंड कैसा होता है? फुल्ली और पार्शियली फिल्ड होता है। और जो कंडक्शन बैंड है वो कैसा होता है? एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड होता है। इसीलिए यहाँ पर कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? मूव हो पाते हैं, जबकि वैलेंस बैंड के अंदर वो पॉसिबल होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? एंड आफ्टर दैट एज यू कैन ऑल्सो सी हियर दैट इज अ फॉरबिडन एनर्जी बैंड। इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, तो वैलेंस बैंड की डेफिनेशन क्लियर है माइंड में? द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, है ना? और ये जो बैंड होता है ये ऑलवेज फुलफिल बाय इलेक्ट्रॉन्स। ये जो वैलेंस बैंड है, दिस वैलेंस बैंड इज इट ऑलवेज फुलफिल बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। इसके अंदर क्या होता है? एक्सियम एनर्जी होती है, राइट? दूसरी चीज यहां पर ये भी है खासियत वैलेंस बैंड की कि वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं फुल्ली और पार्शियली फिल्ड, तो अगर मान लो कि ये पार्शियली फिल्ड है और इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, तो अगर आप ये सोचो कि इसके ऊपर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं उस एनर्जी को गेन करके वो यहाँ से इजेक्ट हो जाए, मतलब कि बाहर निकल जाए। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? एंड जब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इफ देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स though we are applying external electric field here in the valence band, so definitely current will not be there। भाई जब इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं होगा तो करंट तो हो नहीं रहा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड में हमने बात की वैलेंस बैंड की, जिसमें हम ये कह रहे हैं हाईएस्ट एनर्जी बैंड containing electron is called valence band. This band is fulfilled by electron and the band is of maximum energy। दूसरी चीज, the electrons are not capable of gaining energy from the external electric field, then no flow of current due to such electrons। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट जो रह गया वो कौन सा है? द हाईएस्ट एनर्जी लेवल which can be occupied by electron in valence band at 0 Kelvin is called Fermi level। ये एनर्जी लेवल में भी एक लेवल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फर्मी लेवल कहते हैं। तो वो फर्मी लेवल कहाँ आएगा? तो वो फर्मी लेवल आएगा यहाँ पर, ये इस पॉइंट पे। सो वी कैन से द हाईएस्ट एनर्जी लेवल which can be occupied by an electron इन वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन, मतलब कि यहाँ पर एट 0 केल्विन पे, इस पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? द हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच कैन बी ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी लेवल। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. इसके बाद अगर हम देखें तो ये है कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड जो है इट इज कॉल्ड एम्प्टी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी।
क्या कहेंगे इसे? एम्प्टी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। अब दूसरी चीज क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन से फिल किया होता है, राइट? दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, and we can say in this band the electrons can gain energy from external electric field। ये जो कंडक्शन बैंड है, इस कंडक्शन बैंड में क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को गेन कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे कैन मूव हियर एंड दैट आल्सो। दूसरी चीज एक और आप समझ गए होंगे वैसे कि कंडक्टर्स के अंदर हमेशा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? दैट मीन्स वी कैन से हियर कि जो कंडक्शन बैंड हमारा होगा वो क्या उसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो डेफिनेटली देयर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एज वेल, and they are able to move anywhere within the volume of a solid। बोलो ये बात समझ में? अब यहाँ पर जब आपको ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू मूव राइट इन द सराउंडिंग, सो वी कैन से कि करंट भी क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो मूव हो रहे हैं तो डेफिनेटली करंट का फ्लो हमें मिलेगा ही मिलेगा। बोलो आई बात समझ में? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो देखो कंडक्शन बैंड के अंदर सबसे पहला द हायर एनर्जी लेवल बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। दूसरा है दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड विद द बाय द इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमने भी डिस्कस किया इसके बारे में। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फील्ड है एनर्जी एक्सटर्नली, जो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई करते हैं देन डेफिनेटली इसमें क्या होगा, एनर्जी आप गेन कर सकते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. दूसरी चीज द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डेफिनेटली करंट होगा ही होगा। बात आई समझ में? अब यहाँ पर हम जो बैंड गैप की बात कर रहे हैं, इस बैंड को आपको बेसिकली क्या कहेंगे, जिसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे जैसे आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे आपकी जो एनर्जी है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, राइट? दूसरी चीज, ये जो फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि एनर्जी गैप की जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली कौन सा गैप है, तो इट इज द गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर जो एनर्जी का डिफरेंस हमें लेना है वो कैसे लेना है, तो कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी देखो ये यहाँ पर, ये समझिए ये कंडक्शन बैंड है, इसका बॉटम पॉइंट, बॉटम पॉइंट इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम। और वैलेंस बैंड का ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी और कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी, इन दोनों के बीच में ये जो गैप बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। बोलो आई बात समझ में? हाँ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? एनर्जी बैंड गैप क्लियर है सभी को? क्या होता है? यस सर। शान समझ में आ रहा है? शान, खुशी, Yes, sir. विश्वा, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में वो ये है कि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फॉरबिडन एनर्जी गैप।
यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है इस गैप के फॉरबिडन एनर्जी गैप में, ठीक है। दूसरा, विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि ये जो बैंड गैप का जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसके बीच में ये जो गैपिंग दिखाई दे रही है किस पे डिपेंड करेगी, तो ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, बहुत ही स्लाइटली। क्यों होगा इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं कि सेमीकंडक्टर की कंडीशंस में टेम्परेचर के साथ क्या बिहेवियर रहता है चीजों का। बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहां तक कोई डाउट है किसी को? Anyone has any doubt in this? नहीं है तो फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो सॉल्व कीजिए इसे। The electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on it. The band gap in terms of electron volt for the semiconductor is, ये क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व कीजिए। चलिए ऐसे सॉल्व करेंगे। The electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on it, मतलब लैम्डा कितना गिवन है, 2480 nanometer, the band gap in electron volt for the semiconductor is। अब आपको एनर्जी पूछी गई है बेसिकली, तो एक चीज तो आपको क्लियर है जो आपने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी स्टडी की थी कि एनर्जी का डिफरेंस निकालना है तो हम लोग एच सी बाय लैम्डा से निकाल सकते हैं, यस और नो? Yes. अब आप यहाँ पे देखिए कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या है, 2480 नैनोमीटर, राइट। और एच और सी, एच की वैल्यू कितनी होती है बताना जरा प्राची। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 into 10 raised to power minus 27. पूछ रही हो कि बता रही हो? नहीं सर, आपने पूछा तो बोला। अच्छा देव, एच की वैल्यू बता। सर 6.63 into 10 raised to power minus 34। कितनी है प्राची? 10 raised to power minus 34. हाँ ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट, जब आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। बोलो क्लियर है यहां तक? अब देखो एक चीज और समझो, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्शन बैंड की और वैलेंस बैंड की और एनर्जी गैप की, ठीक है। तो जैसे सपोज हम लोग अगर टाइप्स ऑफ मटेरियल की बात करें, जैसे मेटल हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर्स हो गया, राइट, मतलब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि ये जो गैप आता है, एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप किस में सबसे ज्यादा आता होगा, सेमीकंडक्टर में, मेटल में, कि इंसुलेटर के अंदर, किस में सबसे ज्यादा एनर्जी गैप आता होगा? जो गैप आता है ये सबसे ज्यादा किस में आता होगा, खुद सोचिए और बताइए मुझे, बोलो। एनर्जी गैप सबसे ज्यादा किस में आएगा, मेटल में, सेमीकंडक्टर में, कि इंसुलेटर में?
वही एनर्जी गैप आने का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट अगर एनर्जी गैप ज्यादा बड़ा होगा तो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा किसमें होना चाहिए, किसमें आप इलेक्ट्रॉन को एक बैंड से दूसरे बैंड में ट्रांसमिट नहीं कर पाते इजीली, बोलो स्मिथ, स्मिथ। यस सर। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करना होता है एक बैंड से दूसरे बैंड में, तो कौन सा वाले में बैंड गैप ज्यादा बड़ा होगा, मतलब इन विच केस इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ऑप्शंस है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर। और कोई? देखो समझिए इस चीज को, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करना होगा, इंसुलेटर के अंदर होगा ना भाई, इस तभी तो हम इंसुलेटर कहते हैं उसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। यस और नो? समझ में आ रही है बात? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रही है? ठीक है। सो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ से समझें कि देयर आर थ्री मटेरियल्स, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। मेटल में दैट मींस वी कैन से कंडक्टर्स ओनली, ठीक है। तो अब देखो कि कंडक्टर के केस के अंदर तो क्या होता है कि ओवरलैप किया हुआ है, मतलब कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से क्या क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली ट्रांसमिट। सेमीकंडक्टर के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी है, थोड़ी सी डिफिकल्टी मतलब इफ वी अप्लाई सर्टेन एक्सटर्नल एनर्जी फोर्सेस, देन एक्सटर्नल एनर्जी अगर आप अप्लाई करेंगे देन डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम valence band to conduction band. But in case of insulator, as you can see, it's very huge gap, and because of this gap we can say the electron is not going to transfer from valence band to conduction band, ठीक है। और इसे फर्मी एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल। बोलो, आई बात समझ में? समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा? Yes, सो नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के अंदर जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, राइट? इंसुलेटर्स, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब आगे देखो, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल सॉलिड्स आर डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज, ठीक है। सो कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। जैसे कि अगर हम एनर्जी गैप की बात करें, सो जैसे हमने नोटिस किया दैट एनर्जी गैप के अंदर यहाँ पर तो ओवरलैप हो रहा था, ठीक है। ओवरलैप हो रहा है दैट मींस वी कैन से कि कंडक्टर्स के बीच में जो गैपिंग है वो क्या है, जीरो है या वेरी स्मॉल है, ठीक है। इंसुलेटर के अंदर आपने देखा कि वेरी लार्ज इज द एनर्जी गैप एंड दैट इज ऑफ द लेवल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना था? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी प्रोवाइड करके हम इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचा पाते हैं। बेसिकली चीज ये होती है लाइक अ डायमंड, डायमंड का जो एनर्जी बैंड गैप है इट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड फॉर द सेमीकंडक्टर आप देख सकते हो दैट वी हैव रिटन दैट फॉर द जर्मेनियम it is 0.7 electron volt and for silicon it is 1.1 electron volt। बात आ रही है समझ में? जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप रहता है एंड सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। अगर आप एक्सटर्नली एनर्जी अप्लाई करते हैं देन डेफिनेटली वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। एंड ये जो गैप है इस मतलब ये जो एनर्जी बैंड गैप है इसे हम ब्रेक कर सकते हैं वहां पर। बट इन द केस ऑफ इंसुलेटर इट इज
अबाउट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर अब हम देखें कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो है वो कैसे बिहेव करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। तो अगर हम बात करें कंडक्टर्स की सबसे पहले कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का बिहेवियर कैसा रहेगा, तो आप समझिए कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर कंप्लीटली फिल्ड। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर कंप्लीटली फिल्ड, या फिर कंडक्शन बैंड जो है वो कभी कभार क्या होता है, एम्प्टी होता है थोड़े बहुत अमाउंट के अंदर। जबकि इंसुलेटर के अंदर कैसा होता है कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन दोनों ही वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है और कंडक्शन बैंड जो है कंप्लीटली अनफिल्ड रहता है, राइट। सो हियर इन द केस ऑफ कंडक्टर्स आपने देखा कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फिल्ड है। इंसुलेटर्स के केस में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली अनफिल्ड है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो ही नहीं पाता। बिकॉज देखो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते, राइट, तो फिर वो इंसुलेटर होता ही नहीं, फिर तो वो इजीली अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होना, ये करंट का फ्लो हमें मिलता है वहां पर। बट वो क्या है कि कंप्लीटली अनफिल्ड है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, राइट। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरे पड़े होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर, और वैलेंस बैंड से हम उसे कंडक्शन बैंड में पहुंचा नहीं पाते हैं। ठीक है, कहां से कहां, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हम उसे नहीं पहुंचा पा रहे हैं, दो वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स, तो हम देख सकते हैं कि समवॉट एम्प्टी रहते हैं वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड में कुछ कुछ भरा हुआ रहता है। मतलब देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, तो हम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन कर पाते हैं। बात आई समझ में? हेलो, समझ में आ रहा है बेटा सभी को? यस सर। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देगा प्रथम। चल भाई प्रथम आंसर दे, क्वेश्चन रीड करो और बताओ क्या आंसर आएगा इसका। Semiconductor is characterized by fully filled valence band, partially filled valence band, overlapping of valence band and conduction band, or none of the above. बताओ प्रथम क्या आंसर आएगा, जल्दी। यहां तक चीजें समझ में आई? हमने क्या क्या देख लिया, हमने एक तो ये क्वेश्चन देखा, उसके बाद में हमने ये देख लिया करंट कैरियर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उसके एग्जांपल कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केसेस में बीच आर वर्किंग एज अ करंट कैरियर, हाउ मेनी, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ what is the electron density in terms of conductor, insulator and semiconductors, और एग्जांपल्स हमने उसके देख लिए। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Anyone has any doubt? चलिए बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो देखो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे रेजिस्टिविटी होती है वैसे ही कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी को हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और उसका यूनिट होता है, या तो ये मो लिखते हैं या तो फिर आप लिखते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इधर देखो कंडक्टिविटी का यूनिट आप लिख सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और यहाँ पर रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम इंटू मीटर। ठीक है, अच्छा कंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी कितनी है, तो कंडक्टिविटी है 10⁻² से लेके 10⁸ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये क्या है कंडक्टिविटी है। और इंसुलेटर्स की 10⁻⁻8, एंड सेमीकंडक्टर की रेंज करता है 10⁻5 से लेके 10⁻10 तक। मतलब इंसुलेटर का तो नेग्लिजिबल हो गया, खत्म ही हो गया मामला। ठीक है, कंडक्टिविटी का। रेजिस्टिविटी की अगर आप बात करें तो रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर के केसेस में नेग्लिजिबल अमाउंट में रहती है। तो इसकी है 10⁻² से लेके 10⁻8 ओम इंटू मीटर, ये है आपकी जिसे हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर।
इंसुलेटर के अंदर डेफिनेटली रेजिस्टिव विल बी मैक्सिमम एंड इट इज 10⁸ ओम इनटू मीटर इनवर्स, ठीक है। और अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के अंदर 10⁵ से लेके 10�0 ओम इनटू मीटर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10⁵ से लेके 10�0 ओम इनटू मीटर, ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। अच्छा एक चीज समझिए, जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टडी किया था, उस टाइम पे आपको बताया गया था कि जैसे जैसे आप कंडक्टर के केसेस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, राइट, तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट, ये हमने पढ़ा था। और ये हमारे पास में जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है कि R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि अल्फा जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, अल्फा की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर कंडक्टर के केसेस में अल्फा की वैल्यू जो है वो कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। और इंसुलेटर के केसेस में अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0 और सेमीकंडक्टर केसेस में ये हो जाएगी नेगेटिव। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बोलो आई बात समझ में? क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट यूज किया गया है वो पॉजिटिव है। दूसरी चीज, अगर आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो अगर नेगेटिव है, कैसा हो, नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई टेम्परेचर सपोज आपने बढ़ाया, ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, तो वो इंक्रीज होगी, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होगा, तो डिक्रीज, और रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो डिक्रीज। बोलो आई बात समझ में यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट है? भाई भी पूछ लो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो। एनीवन हैज एनी डाउट? बेटा समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. चलिए देखिए, कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड टू 70 केल्विन, तो कौन सा वाला स्टेटमेंट सही होगा? देखो कॉपर एंड जर्मेनियम, एक कंडक्टर है और दूसरा सेमीकंडक्टर है। एक क्या है, कंडक्टर, और दूसरा क्या है, सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर जो है वो आएगा आपका, सॉरी, कॉपर है आपका कंडक्टर एंड जर्मेनियम है आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर का रिलेशन है, टेम्परेचर का रिलेशन मतलब टेम्परेचर को अगर यहाँ पर कूल किया गया, मतलब टेम्परेचर डाउन किया गया है, अगर टेम्परेचर को डाउन किया जाएगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, यस और नो? भाई टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, Come. right? So we can say the resistance of copper will decrease and that of germanium will increase. So B answer will be the right answer. क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है फॉर द कंडक्टर, जबकि सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्फा जो है वो कैसा होता है, इसमें नेगेटिव है। तो टेम्परेचर को आप डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, Increase. ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे कहा गया है, काव्या इसको बताओ आप, काव्या, काव्या हाँ सर। इस क्वेश्चन को बताओ क्या करना है। चूज ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से हमारे पास में 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक स्टेटमेंट गलत होगा, तो वो जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है वो आपको ढूंढना है, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास में इन स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट है, इन कंडक्टर्स द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप। क्या ये सही है कि गलत है स्मिथ? इन कंडक्टर्स द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड ओवरलैप, सही है कि गलत है? सही है। सही है। सब्सटेंस विथ एनर्जी गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर, सही है कि गलत है? अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे कि नहीं, राइट? तीसरा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस तो इंक्रीज किस में होता है, कंडक्टर में होता है। सेमीकंडक्टर में होता है क्या, नहीं होता? यस और नो? समझ में आ रहा है? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है इसका मतलब आपका आंसर यही होना चाहिए, सी ऑप्शन, बिकॉज आपसे पूछा क्या गया है कि फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। बोलो, क्लियर? समझ में आ रहा है? लास्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोलो, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है। बोलो, क्लियर है यहां तक सभी को? अब जैसे कि आपको होल्स के बारे में बताया मैंने, कि जैसे कि सपोज आपका ही एग्जांपल लेके बताया कि मान लीजिए आप पढ़ने के लिए कहीं पर चले जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके घर में वो जो स्पेस था वो कम खाली हो गया। तो जो एम्प्टी स्पेस हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, होल्स कहते हैं, राइट? ठीक है, तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन पे, कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर इज कंप्लीटली एम्प्टी एंड द सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। समझ में आ रहा है? 0 केल्विन टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर is completely empty and the semiconductor behave as an insulator। सेमीकंडक्टर का जो बिहेवियर होगा कैसा होगा, इंसुलेटर जैसे बिहेवियर होगा उसका। ठीक है, मतलब कि क्या होता है इसमें कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर थर्मल एनर्जी। मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज आपने टेम्परेचर रेज किया, और टेम्परेचर रेज करने की वजह से क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास में थर्मल एनर्जी आती है, और विद द हेल्प ऑफ दिस थर्मल एनर्जी दे जंप टू द कंडक्शन बैंड। बात आ रही है समझ में? वो कहाँ जंप करते हैं, सपोज ये आपका वैलेंस बैंड है, देखो यहाँ पे सभी लोग, और ये आपका कंडक्शन बैंड है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर द थर्मल एनर्जी टू जंप द कंडक्शन बैंड। टू जंप टू द कंडक्शन बैंड मतलब कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों जाएगा, बिकॉज जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये बॉन्ड्स है, मान लो इसमें से ये एक निकल दिया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, और यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वी विल से देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली वी कैन से होल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir.
फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे समझो कि ये जैसे अपने पास में कंडक्शन में वैलेंस बैंड और बैंड गैप को समझाया गया है, ठीक है। तो जैसे वैलेंस बैंड में से अगर हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके निकल के यहाँ आया कंडक्शन बैंड के अंदर, तो जो इजेक्ट होके आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, खाली स्पेस पड़ा कि नहीं। तो ये जो खाली स्पेस मिल जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये सिलिकॉन के पास में ये है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो है ये इसका ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाए, मतलब यहाँ से ये निकल के बाहर चला जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस नहीं हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है सभी को कि सब सो रहे हो? यस, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, बैंड गैप, जिसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं कि होल्स कैसे बन रहे हैं। तो होल्स का दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां से, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, उसकी वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, एंड वहां पर जो एक एम्प्टी स्पेस रह जाता है, दैट एम्प्टी स्पेस इज बेसिकली अ होल। ठीक है। सपोज यहाँ पे जैसे लिया हुआ है कि अ होल इज कंसिडर्ड एज अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो अब यहाँ पर कई बार क्या लोग कंफ्यूजन बना, एक वो मिथ बना लेते हैं कि होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। होल्स का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव चार्ज है, या इट बिहेव्स लाइक दैट, इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज, बट वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अ होल इज कंसिडर्ड एज अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो इतना मैग्नीट्यूड जो है, मतलब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन का जैसे रहता है 1.6 × 10⁻⁹, उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे होल का भी रहता है। बात आई समझ में? और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एक होल हो गया, मतलब ये होल हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये आगे ट्रांजिशन होता रहेगा इसका। तो जैसे ये, और जैसे ये फर्स्ट है, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो जब फर्स्ट वाला यहाँ पहुंचेगा, सेकंड वाला यहाँ पहुंचेगा, थर्ड वाला यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। तो अगेन इट क्रिएट्स अ होल। ठीक है। फिर ये जब ये यहाँ आएगा, ठीक है, थर्ड वाली पोजीशन पे, तो फिर ये वाला खाली हो जाएगा। तो ये जो है ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, एंड बिकॉज ऑफ होल्स आल्सो वी आर गेटिंग द करंट। ठीक है। सो यहाँ पर आप एक कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। द फर्स्ट इज होल्स एक्ट्स एज अ वर्चुअल चार्ज ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल चार्ज ऑन इट। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पर जो होल्स हैं, ये होल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, दे बिहेव लाइक अ वर्चुअल चार्ज, देयर इज नो फिजिकल चार्ज ऑन इट, कोई फिजिकल चार्ज उसके ऊपर नहीं होता है। दूसरी चीज, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। The effective mass of hole is more than electron. थर्ड है, mobility of hole is less than the electron. डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली मूव होता है, जबकि होल जो है उसकी मोबिलिटी इतनी कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है। दूसरी चीज, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल्स। ये चार चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ पर उसके बेसिस पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है। जैसे कि ये देखो, जैसे यहाँ पर एक होल क्रिएट हो रहा है, व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके यहाँ पर आ गया। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा वो क्या होगा, अपनी पोजीशन को एम्प्टी करेगा, एंड देन इट विल क्रिएट अ होल। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है उसको देखो। द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्री होल्स बिकॉज ऑफ व्हाट। क्यों ऐसा होता है, कि क्या वो कैरी नेगेटिव चार्ज इसलिए? नो। Mutual collision in them is less? No. They require low energy to continue their motion? तो yes, सही बात है। बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने के लिए, या उनकी मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इट कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, राइट।
that is mobile. So they require low energy to continue their motion. This is the reason, that's why जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो ग्रेटर होती है इन कंपैरिजन टू द होल्स। बात आई समझ में यहाँ तक? अब हम समझेंगे बेटा सेमीकंडक्टर के टाइप्स कि कितने टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। लेकिन इसके दूसरे भी नाम हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक होता है, क्या नाम बताया, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में समझेंगे, ठीक है, जिसमें हम ये कहेंगे कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। दैट मींस यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स कैसे रहते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें कि जब एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों पेयर बन रही होती है वहां पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है, होल्स भी है वहां पर, राइट। सो यहाँ पर आप देखिए दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम एंड एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल बोथ आर चार्ज कैरियर्स एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। ये कैसा रहता है, तो ये इक्वल रहता है, ठीक है। एंड ये स्टेटमेंट ध्यान रखना स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स दैट इट हैज थर्मली जनरेटेड करंट कैरियर्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर दे हैव थर्मली जनरेटेड करंट कैरियर्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी चीज है जिसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, वो ये कि इन प्योर सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी मस्ट बी लेस देन 1 in 10⁸ पार्ट। मतलब इतनी कम इम्प्योरिटी होती है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं कि 1 in 10⁸ पार्ट, ठीक है, विच इज वेरी 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 स्मॉल। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एट रूम टेम्परेचर intrinsic semiconductors have low conductivity and so they have no practical use। अब इसके अंदर क्या है कि चार्ज कैरियर्स जो है वो बहुत कम है, राइट। चार्ज कैरियर नहीं है तो हमारे पास उसको हमारा कोई मतलब का है नहीं वो, राइट। सो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इट हैज लो कंडक्टिविटी एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो प्रैक्टिकल यूज। दूसरा है for them Fermi energy level lies at the center of the conduction band and valence band। तो फर्मी लेवल जो है किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो फर्मी लेवल का एनर्जी गैप है, एनर्जी लेवल जिसे हम कहेंगे फर्मी एनर्जी लेवल, तो ये कहां पर आता है, तो ये आता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। कहां पे आता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में। बोलो क्लियर है यहां तक? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट है नेट करंट एंड कंडक्टिविटी। तो आप डायग्राम से समझ सकते हैं और देख सकते हैं दैट व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ पीस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करंट फ्लोज इन इट ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो टोटल करंट हमें जो मिलेगा दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। एंड नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने स्टडी किया था कि आई जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, तो वी विल राइट आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अब ये जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आई ई की जगह हम लिखेंगे अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, राइट। बिकॉज
ये ई चार्ज जो वैल्यू है वो और एरिया ये दोनों क्या है, कॉमन है, सो हमने उसे भी बाहर ले लिया। जो रिमेनिंग है उसे हमने यहाँ पे लिखा कि एन ई वी, और अगर होल्स की बात कर रहे हैं देन एन एच वी एच, राइट। तो ये हमारे पास में करंट का एक फॉर्मूला बन जाएगा, दैट करंट आई इज इक्वल्स टू ई ए इंटू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, जिसमें वी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वी एच क्या रिप्रेजेंट करेगा, सो रिप्रेजेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। बात आ रही है समझ में? अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी के लिए हम क्या लिखेंगे, सिग्मा टाइम्स सिग्मा इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, कंडक्टिविटी के लिए लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला भी हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा था, ध्यान है किसी को कि नहीं? याद है किसी को? चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखो, आपको दिया है इफ द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दैट ऑफ होल्स इन अ सेमीकंडक्टर इज 7/5। मतलब कि आपको रेशियो क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन्स टू द होल्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय नंबर ऑफ होल्स का रेशियो दिया है 7/5, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ करंट कितना दिया है, तो रेशियो ऑफ करंट आई ई बाय आई एच इज इक्वल्स टू 7/4, ठीक है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है ही ऑलरेडी, आई इक्वल्स टू एन ए वी डी, ठीक है। सो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला हम लिखेंगे, जिसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन बाय होल्स की अगर हम बात करें, तो जैसे आपको बताया कि ई और ए ये दोनों वैल्यू जो है तो क्या है, कॉमन रहेंगी, तो वो तो कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, एन ई वी ई बाय एन एच वी एच, राइट। और हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, मतलब वी बाय वी एच निकालना है। सो व्हाट वी कैन राइट दैट वी बाय वी एच इज इक्वल्स टू आई ई इंटू एन एच बाय आई एच इंटू एन ई, ठीक है। अब देखो आई ई बाय आई एच कितना दिया है, तो 7/4 दिया है, एन एच बाय एन ई तो कितना आ जाएगा, 5/7, तो 7/7 गया, तो रिमेनिंग क्या आएगा, 5/4, तो सी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि हम इसका दूसरा नाम कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इसके अंदर हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी को ऐड करने का मतलब क्या होता है कि डोपिंग इन सेमीकंडक्टर्स का दूसरा नाम है, क्या कहेंगे, डोपिंग और इन सेमीकंडक्टर्स। मतलब कि जैसे मान लो कि हम नहीं कहते हैं डोपिंग केस में कोई लाइक कोई प्लेयर जो है वो फंसा है, तो डोपिंग दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ड्रग ऐड किया गया है, तो यहाँ पर ड्रग ऐड नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर हम एक लाइक यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर फॉस्फोरस को ऐड किया है और यहाँ पे बोरॉन को ऐड किया है, राइट। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जैसे फॉस्फोरस की अगर हम बात करेंगे, फॉस्फोरस को ऐड किया है, तो जैसे ये सिलिकॉन एटम्स हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हमने फॉस्फोरस ऐड कर दिया। अब फॉस्फोरस जो ऐड किया उसकी वजह से ये क्या बन गया, फॉस्फोरस दैट मीन्स पेंटावेलेंट, और बोरॉन दैट मीन्स ट्राइवेलेंट। इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। देखो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, this element whose atom have 5 valence impurities, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंटीमनी, एंड ये अपना फॉस्फोरस लिया हुआ है,
and these are also called donor impurities. They donate extra free electrons. अब इसके पास में जरूरत कितनी थी? 4 की है, कितने? 5, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? वो डोनेट करेगा, राइट? इसीलिए कहते हैं कि ये जो है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में हम ये कहेंगे दे डोनेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्या कहेंगे उसको? एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। समझ में आया? सिमिलरली अगर हम बात करें ट्राइवेलेंट की, तो ट्राइवेलेंट के अंदर क्या होता है कि यहां पर आप देखो 3 ही है इसके पास में, मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब उसको एक की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको 4 का बॉन्ड बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर उसे क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं कि दिस इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज एज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, एंड आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक होल बना हुआ है, ठीक है? ये जो होल बना हुआ है, क्यों? क्योंकि एक स्पेस बच गया है। इस स्पेस को फिल करने के लिए हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को लेके आते हैं। बोलो, आई बात समझ में? ये जो स्पेस है, इस होल को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए हम इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज कहा जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? और यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जो हम देते हैं बाहर, तो इसे कहते हैं डोनर। बात आ रही है समझ में सभी के? Yes, sir. ठीक है। अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में जो डिफरेंस है वो देखो क्या है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? होल्स होंगे। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अगर यहाँ पर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनॉरिटी में डेफिनेटली होल्स होंगे, और यहाँ पर अगर मेजोरिटी में होल्स हैं पी के अंदर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो माइनॉरिटी में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने सिंबल से रिप्रेजेंट किया उस चीज को, राइट? कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी के लिए हमने लिखा है एन ई म्यू ई इंटू ई, और यहाँ पर एन एच म्यू एच इंटू ई। बिकॉज पी टाइप है तो डेफिनेटली मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही हमें कंडक्टिविटी मिलने वाली है, राइट? दूसरी चीज, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कई बार लोगों को माइंड में ये होता है कि एन टाइप है इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये, क्योंकि जब भी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों क्रिएट होते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नॉट पॉजिटिवली चार्ज। जिसे हम कहते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज, impurity is called donor impurity because one impurity atom generate one electron, और यहाँ पर acceptor impurity because यहाँ पर एक होल क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, ठीक है? दूसरी चीज, डोनर एनर्जी लेवल लाई जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। देखो ये कंडक्शन बैंड है, इस कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे डोनर एनर्जी लेवल है, जिससे कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकता है, और एक्सेप्टर जो रहता है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आना पड़ता है यहाँ पर। ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है जो वैलेंस बैंड के पास बना हुआ होता है। बात आ रही है समझ में? जो डोनर है वो कंडक्शन बैंड के पास में होता है, और जो एक्सेप्टर है वो वैलेंस बैंड के पास में होता है। क्लियर है बेटा यहां तक? नेक्स्ट है, अ सेमीकंडक्टर is known to have an electron concentration of 8 into 10 to 13 per centimeter cube and hole concentration 5 into 10 to 12 पर सेंटीमीटर क्यूब। द सेमीकंडक्टर इज, मतलब किस टाइप का ये होगा? तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 इंटू 10 टू 13। तो 8 इंटू 10 टू 13 को मैं 80 इंटू 10 टू 12 लिख सकता हूँ। एंड नंबर ऑफ होल्स की अगर हम बात करें तो 5 इंटू 10 टू 12। तो ये कौन सा वाला सही है? एन टाइप आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एन टाइप हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes. दूसरी चीज,
इफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम हीट करते हैं देन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड द नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेस? नहीं. द नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस एंड द नंबर, नहीं. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ रिमेन इक्वल? नहीं. द नंबर ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इंक्रीजेस. ठीक है, ये होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर. बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? Anyone has Yes, any sir. doubt in this now? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर बेटा? Anyone has any doubt in this? No, sir. This class we are going to study about diodes. कि P और N टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं अगर हम उसको क्लब कर दें, मिला दें, कंबाइन करें तो हमें क्या मिलता है? डायोड मिलता है. और उसका क्या बिहेवियर होता है, उन सब प्रॉपर्टीज को कल हम स्टडी करेंगे.